नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूपीएससी इनसाइड संतोष गावंडे में। तो पिछले क्लास का आपका अच्छा सपोर्ट मिला, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चलो ज़्यादा देर न करते हुए आज हम हमारे टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पर हम भारतीय संविधान से जितने अभी तक पीवाईक्यू आए हैं लास्ट के 30 सालों में उनको डिस्कस करने वाले। यहाँ पर हम जो मतलब इस 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और आपको एक अपडेट दे दूँ कि इस वीडियो को या फिर इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं, जहां पर हम 2025 से लेकर 2011 तक की पीवाईक्यू इस पार्ट में करने वाले हैं। इसका ही पार्ट भी आएगा जहां पर हम 2010 से लेकर 1955 तक की पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 2025 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन आए थे, जहाँ सबसे पहले क्वेश्चन यह था, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि किसी राज्य के एक क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो राज्य की सरकार ऐसे क्षेत्रों में अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय कुल प्रशासन संभाल लेता है। दूसरा कथन यहाँ पर है, केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिशों पर कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों का कुल प्रशासन अपने हाथ में लेती है। देखिए यहाँ पर यह दोनों कथन भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कथन यहाँ पर जो कह रहा है राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है, तो राज्य की यहाँ पर जो कार्यकारी शक्ति है वो खो नहीं देती है, वो शक्ति बनी रहती है। क्या रहती है? शक्ति बनी रहती है। बस केवल उस क्षेत्र का प्रशासन के लिए अलग से एक जिला परिषद बनाई जाती है, स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है। इसी कारण ये कथन, पहला कथन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। फिर केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिशों पर कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों का कुल प्रशासन अपने हाथ में लेती है। देखिए केंद्र सरकार सीधे अपने नियंत्रण में इस स्वायत्त जिला परिषद को ऊपर नियंत्रण तो नहीं लेती है, लेकिन जो राज्यपाल है, राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए उसको केंद्र के या फिर राज्य के जो एक्ट है वो वहाँ पर लागू करने हैं नहीं करने हैं, इसका वो अपने विवेक अनुसार काम कर देता है। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा। नहीं 1 सही है और नहीं 2 सही है। यहाँ पर आप विश्लेषण यहाँ पर देख सकते कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। क्योंकि देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि अधिकार जो है वह राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया जाता है। फिर केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ है वो सामान्य परिस्थितियों में, क्षेत्रों में अपने हाथ में वो नहीं लेती है। संविधान के अनुसार राज्य को निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार को ऑलरेडी है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो वहां पर सीधा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र के निर्देश राज्य ने सुने नहीं। इस आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। तो देखिए 2025 के ए सेट का 58 ये क्वेश्चन है, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, उसके बाद किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उसके बाद राज्यपाल की कार्यालय की शर्त है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उपरोक्त किस विषय के संबंध में अगर हमें संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों की समर्थन होने की आवश्यकता है। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन यह होगा, ऑप्शन हमारा 1 और 2 ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यह प्रावधान चेंज करने के लिए यह संविधान संशोधन जो अधिनियम है 368, इसके अंतर्गत इन विषयों को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन राज्यपाल की कार्यालय की जो शर्तें हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब आर्टिकल 368 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों की चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है। इसी कारण ये ऑप्शन 3 यहाँ पर नहीं होगा। अगर ऑप्शन 3 यहाँ पर एलिमेंट हो जाता है तो देखिए ऑप्शन बी भी हमारा कट गया
ऑप्शन सी भी हमारा कट गया और ऑप्शन डी भी हमारा कट गया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। इसका आप विश्लेषण यहाँ पर देख सकते हो कि सातवीं सूची, यह संघ सूची, समर्थ सूची, राज्य सूची, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करना हो तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है। फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना, इसके लिए भी हमें आधे से ज़्यादा राज्यों की समर्थन लेने की आवश्यकता है। अगर राज्यपाल की कार्यवाही की शर्तें हैं वह आर्टिकल 368 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती, इसी कारण हमारा ऑप्शन नंबर 3 एलिमेंट यहाँ पर हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर 2025 के क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे, इनको डिस्कस कर लिया। अब हम 2024 इससे आगे जितने क्वेश्चन आए उनको एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो नए कंटेंट हम यहाँ पर कंटिन्यू ऐड करते रहते हैं। तो 2024 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, मतलब यहाँ पर संविधान संशोधन की सीधे तौर पर बात हो रही है। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को निम्नलिखित तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई संविधान का कोई प्रावधान है, कोई एक्ट है, उसमें से आर्टिकल 368 का उपयोग करते हुए संसद इसमें कुछ भी, अगर कोई अभी मतलब उसकी जरूरत है उसको जोड़ भी सकती है, उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकती है, या अगर वो एक्ट रिलेवेंट नहीं रहा है तो उस एक्ट को वहां से हटा भी सकती है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरा आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियों को भारत के संविधान के भाग 9A में ये दी गई है। देखिए यहाँ पर यह कथन भी सही है। फिर आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। आपातकाल कौन कौन से यहाँ पर हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, राष्ट्रीय थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं यहाँ पर जरा। राष्ट्रीय आपातकाल, फिर वित्तीय आपातकाल, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन, इन तीनों के बारे में भाग 18 में चर्चा की गई। ये भी हमारे यहाँ पर कथन सही होता है। फिर आता है संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 20 में दिए गए हैं। आर्टिकल 368 में यह प्रावधान दिए गए, इसी कारण हमारे यहाँ पर तीन ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतरराज्यीय व्यापार, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का तहत एक राज्य का विषय है। देखिए नहीं, यह संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, थोड़ा थिकनेस और बढ़ा देता हूँ। थोड़ा अगर शॉर्ट करते तो मतलब जूम करने पर थोड़ा थिकनेस बढ़ जाए, इसी कारण। हाँ, ये किसका विषय है दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये जो विषय है वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची। फिर अंतरराज्यीय प्रवासन, यह राज्य सूची का विषय है। देखिए नहीं, ये भी किसका विषय है, यह भी संघ सूची का विषय है। फिर अंतरराज्यीय संगरोध, यह संघ सूची के तहत एक विषय है। हाँ, ये बात सही है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद निगम कर, यह राज्य सूची के तहत एक विषय है, राज्य का विषय है। नहीं, देखिए निगम कर यह भी राज्य सूची का, यह भी संघ सूची का विषय है। सॉरी, संघ सूची का यह विषय है। इसी कारण ये भी हमारा ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए ये कथन सही है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 मतलब 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति गठन किया था। देखिए कॉमन सेंस की बात है।
हम बचपन से संविधान पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी हम संविधान पढ़ते हैं। हमारा मतलब उसके बाद देखिए 26 संविधान में डेट मेंशन की गई है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को स्वीकार किया गया था। इसी कारण हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। लेकिन फिर आप कहोगे कि मसौदा कब तैयार किया गया था? तो देखिए मसौदा यहाँ पर 21 फरवरी 1948 को मसौदा तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया गया था और उसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा। इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2022 के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को भारत की राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऐसी पूर्व सिफारिश की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा बात है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर यह ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य हो जाता है। देखिए यहाँ पर यह भी सही है। विशेष बहुमत क्या होता है? 50%, उसको क्या कहते हैं, कुल सदस्यों का, कुल सदस्य, और जो जितने भी मतलब वोट करने वाले लोग हैं, वोटर लोगों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो विशेष बहुमत होता है। यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हम। यदि किसी विशेष क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम वहां पर अच्छे तरीके से हमें दिखाता है? तो देखिए इससे आदिवासी लोगों की भूमि और भूमि को गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सकता है। देखिए ये अनिवार्य तौर पर हो जाता है। 5वीं अनुसूची इसी के लिए बन जाती है ताकि वहां पर अनुसूचित जनजातियों की रक्षा हो जाए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासित निकाय का निर्माण होगा। हाँ ठीक है, इससे वह क्षेत्र यूटीज में परिवर्तन हो सकता है। हाँ ये भी ठीक है। ऐसे क्षेत्रवादी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जा सकता है। देखिए ये यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ये वहाँ पर किया जा सकता है। 5वीं सूची में अगर किसी राज्य को डाला जा सकता है तो तीनों ऑप्शन के बारे में जो बातें यहाँ पर बताई गई वो की जा सकती है। लेकिन ये जो बातें हैं वो अनिवार्य तौर पर नहीं की जा सकती है। इसी कारण जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसकी सबसे सटीक व्याख्या जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य तो हम थे, लेकिन हम किसी के ऊपर मतलब निर्भर नहीं थे। हम हमारी जो निर्णय है वो लेने के लिए स्वतंत्र थे। इसी कारण ये ऑप्शन ए तो मतलब इसका सटीक परिभाषा तो नहीं कर रहा है। इसी कारण इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, देखिए ये ऑप्शन इसको हम हमारा मतलब लोकतांत्रिक भी है, हम हमारे निर्णय लेने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र भी है। इसी कारण ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सटीक व्याख्या करता है। फिर आता है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये जो दो शब्द है ना, यह जब भारत में संविधान लागू हुआ था उस टाइम ये शब्द वहां पर ऐड नहीं किए गए थे। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया है। इसी कारण ये यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर मतलब ऑप्शन सी और डी यहाँ पर हमारा नहीं होगा। 2020 के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र के संदर्भ में अपने मूल ढांचों को परिभाषित करता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पर्याय जो हमारा हमें पहला जो विकल्प दिया गया है, पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, मूल ढांचे को परिभाषित करता है।
देखिए, भारत का संविधान मूल ढांचा तो बताया गया नहीं है। इसको केशवानंद भारती के मामले के बाद जो न्यायपालिका है वो समय समय पर बताते रहती है, इसी कारण यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ये भी सही नहीं होगा। उसके बाद भारत का संविधान मतलब यहाँ पर न्यायिक समीक्षा, तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मतलब मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर संविधान, सॉरी, तो संविधान ने ऐसा मतलब नागरिक सॉरी न्यायपालिका को ऐसे मतलब न्यायिक समीक्षा करने के लिए कहीं पर भी कहा नहीं है। जो न्यायपालिका है वो स्वतः ही संज्ञान लेते हुए किसी एक्ट के पीछे की मंशा क्या है उनको जानने के लिए वह न्यायिक समीक्षा करती है। इसी कारण संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संविधान में प्रावधान किया गया है, तो प्रावधान नहीं किया गया, इसे नहीं किया गया है, इसी कारण ये ऑप्शन भी हमारा एलिमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ पर पर्याय जो होगा वो डी होगा। तो नेक्स्ट है हमारा भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, तो ये क्या है? संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है। संविधान का हिस्सा है और किसी भी अन्य भाग में समान कानून का इसका प्रभाव है। देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये न्यायपालिका ने अलग अलग जजमेंट में इनको कहा है, लेकिन सबसे अभी वर्तमान स्थिति अपनी प्रस्तावना की क्या है, वो संविधान के हिस्सा भी है, वो अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कानूनी प्रभाव नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ये जो प्रावधान कहा गया है वो केशवानंद भारती मामले में कहा गया है। किस मामले में? केशवानंद भारती मामले में ऐसा कहा गया है कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा भी है लेकिन वह अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। ठीक है, मतलब पीवाईक्यू में इसका बारे में और जानेंगे। तीसरा यहाँ पर 2020 का क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस कहाँ पर किया गया है? देखिए, संविधान का एक प्रावधान है, वहां पर सबसे मतलब एक स्पेशल आर्टिकल कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये कहाँ पर कहा गया है? प्रस्तावना में तो नहीं कहा गया है। जो क्या कहते हैं 7वीं सूची, वहां पर जो विषय का बंटवारा हुआ है वहां तो राज्य सूची, संघ सूची, समर सूची, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है, वहां पर तो ऐसा नहीं कहा गया है। पारंपरिक प्रथा से तो नहीं, ये चला नहीं आता आ रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड क्या कहते जब हम फ्रीडम ऑफ फाइटर मतलब स्वतंत्रता का संघर्ष वहां से चलती आ रही है। तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का आर्टिकल हमारा वहां पर डीपीएसपी का आर्टिकल 49 में सीधे से तौर पर कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। इसी कारण हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 2019 के ऊपर आते हैं। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में 9वीं जो अनुसूची बनाई गई थी वह किसके मतलब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम, देखिए 9वीं अनुसूची जो है वह संपत्ति के अधिकार को वहाँ पर डाला गया था, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसी कारण पहले ही संविधान संशोधन में इसको डाला गया था। तो पहले संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था, इसी कारण ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पक्षों को हस्तांतरित करना शून्य या अमान्य घोषित किया सकता है? मतलब स्पेशल यहाँ पर आदिवासी एससी और एसटी जो हमारी तरफ क्या वर्गीकरण है उनके लिए जो संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं तो वो कौन सी अनुसूची में किए गए इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये प्रावधान जो 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। तो बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जो देखिए, जो तीसरी अनुसूची है ना, तीसरी अनुसूची एमपी, उसके बाद सीजीआई, जो भी बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनकी जो शपथ है, शपथ इनके बारे में बताती है। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची सीधे तौर पर जो पंचायत जो सिस्टम है, जो नगर पालिका है उनके बारे में हमें बताती है। पंचायत लोकल बॉडी, 1 सेकेंड, लोकल बॉडी की जो शक्तियां है उनके बारे में हमें बताती है। 12वीं अनुसूची, यहाँ पर हमें 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका है, नगर पालिका उनकी शक्तियों के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। 5वीं सूची में कहा गया है ऐसा। चलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर 5वीं सूची में एसटी के हितों के लिए जितने भी संरक्षण प्रावधान है वो 5वीं सूची में यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का, भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रख सकती है? हाँ जी, बिल्कुल सही, रख सकती है। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है और इसमें कोई भी निर्णय नहीं
दिया जा सकता है। देखिए 1933 से पहले के यहाँ के जो पहले के जितने भी एक्ट होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जितने भी एक्ट किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ऐसा केशवानंद भारती मामले में कहा गया है। केशवानंद भारती मामले में ऐसा कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा उन 9वीं सूची में जितने भी कानून 1937 के बाद जितने कानून ऐड किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा होगी, ऐसा कहा गया है। इसी कारण हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन ई हमारे यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, यदि भारत की राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते, मतलब सीधे सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो फिर इसके परिणाम क्या क्या होगा। तो जो राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। देखिए राष्ट्रपति शासन अलग अलग कारणों से लगाया जाता है, तो विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाए, कुछ मामलों में हो जाती है, लेकिन स्वतः ही भंग हो जाए ऐसा नहीं है, या फिर आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग हो सकती है। हाँ, ये बात सही है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है वहाँ के राज्य सूची के ऊपर एक्ट बनाने की जो पावर है वह केंद्र सरकार को चली जाती है, लेकिन ऐसे जो एक्ट है वह कब तक वैलिड रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति शासन तब तक, फिर उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद उनको समाप्त माना जाता है। उस राज्य में आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। जो देखिए नहीं, यह केवल राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में हो जाता है निलंबित, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन में नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य के से संबंधित कानून बना सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति डायरेक्टली तो कानून नहीं बनाते हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार को कहकर वो यदि उनको केंद्र सरकार कहती है कि वहाँ पर आप आदेश जारी कीजिए, तो वो वहाँ पर आदेश जारी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी कारण हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 2017 क्वेश्चन के ऊपर आप आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता हमें दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता हमें दी गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं गई गई। आप कहोगे तो भाई साहब वहाँ पर सर मतलब वहाँ पर आर्थिक शब्द तो उल्लेख किए गए, लेकिन देखिए ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर आर्थिक शब्द है, लेकिन आर्थिक न्याय की वहाँ पर बात की गई है। किसकी बात की गई है? आर्थिक न्याय की बात वहाँ पर की गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय की वहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर राज्य के संसाधनों का समान तरीके से बंटवारा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं कहा गया, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये यहाँ पर नहीं है। 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होती है। देखिए ये जो कथन है सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, बेरोबारी संघ मामला, वहाँ पर कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान निर्माता जो है उनकी दिमाग की कुंजी है, वो वहाँ पर कहा गया है, तो ये प्रस्तावना में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है। देखिए न्यायिक समीक्षा क्या होती है, जो भी एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी कानून वगैरह पारित किए जाते हैं, जो भी आदेश वगैरह दिए जाते हैं, तो उस एक्ट को पारित करने के पीछे की मंशा क्या है, उनको जांच करने की समीक्षा, उनको जांच करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका है, मतलब न्यायपालिका को अधिकार है, तो उन्हीं को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं कि जो एक्ट है वो किस इंटेंशन से पारित किया जा रहा है, उसकी जो न्यायिक समीक्षा होती है वो न्यायपालिका करती है। तो देखिए कानूनों और अधिकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति। देखिए ये सीधे से तौर पर आर्टिकल 13 में कहा गया है, तो 13 में मतलब ये आर्टिकल 13 के तहत ही न्यायपालिका की शक्ति है कि जिस हद तक कोई भी एक्ट अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उस हद तक न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, तो ये न्यायिक समीक्षा का तो मतलब ये वहाँ पर तात्पर्य नहीं है। विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति, ये यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर प्रतीत होता है। राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। ठीक है, देखिए ऐसा कोई प्रावधान भारत में नहीं किया गया है न्यायिक समीक्षा में, ऐसा कोई राष्ट्रपति की मतलब कि वो राष्ट्रपति जो एक्ट पारित करेंगे
मतलब उनकी पहले जो समीक्षा होगी, उनकी पहले जो न्यायपालिका देखेगी, ऐसा नहीं है। न्यायिक समीक्षा के मतलब न्यायिक समीक्षा के ऊपर ऐसा कोई पाबंद नहीं लगा रखी है कि जो एक्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होगा आप उसी की समीक्षा करेंगे। नहीं, कोई आदेश भी हो सकता है, कोई आदेश भी हो सकता है, तो उसको भी समीक्षा कर सकती है। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। समान या भिन्न मामलों में पहले दिए गए स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। देखिए, इसे न्यायिक समीक्षा नहीं कहा जा सकता है, इसे न्यायिक समीक्षा नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम आवश्यक रूप से नहीं होगी। देखिए, परिणाम तो नहीं होगी, मतलब कुछ यहाँ पर प्रावधान होगा, एक ऐसा होगा जो यहाँ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर राज्य विधानसभा का विघटन, तो देखिए राज्य विधानसभा का तो विघटन तो यहाँ पर होता है, लेकिन भंग नहीं किया, वहाँ पर भंग नहीं होती है। ठीक है, ये भी यहाँ पर सही है। राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाना, देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद हटती है, इसी कारण ये जो शक्ति एक्ट बनाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, स्थानीय निकायों का विघटन, राष्ट्रपति शासन का लोकल बॉडी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी कारण ये ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ पर भी 3 हैं सारे यहाँ पर कैंसिल, ओनली एक सही। पहले एग्जाम बहुत आसान था ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन आज केवल एक कथन सही, केवल 2 कथन सही, इसके माध्यम से थोड़ा आंसर निकालना थोड़ा कठिन हो रहा है। 2015 के ऊपर बढ़ते हम। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित कौन से उद्देश्य के लिए किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर बात है कि एससी जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। राज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए तो नहीं, यहाँ यह करने के लिए नहीं, इसके लिए पहली अनुसूची बनाई गई है, फर्स्ट अनुसूची इसके लिए है। पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण जिम्मेदारियों का निर्धारण, ये 9वीं में है। सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा, देखो इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, इसी कारण ऑप्शन नहीं होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से किसी एक के रूप में आर्थिक न्याय कहाँ प्रदान किया गया है। देखिए, इसका अभी भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो प्रस्तावना, आर्थिक न्याय और डीपीएसपी में ये कहा गया है। डीपीएसपी में कहाँ पर है, डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बी एंड सी, यहाँ पर कहा गया है कि जो आर्थिक संसाधन होगा उनका बंटवारा समान, मतलब क्या कहते हैं, समान तरीके से होगा, किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, संसाधनों का बंटवारा समान रूप से होगा, यहाँ पर ये कहा गया है। प्रस्तावना में तो सदस्य तौर पर आर्थिक न्याय की तो बात की गई है। उसके बाद है 2013 का क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया सकता है। कॉन्सेप्ट की बात है, ऐसा नहीं है, राज्यसभा में भी विधेयक डाला जा सकता है। उसके बाद है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन के लिए भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। देखिए, केवल एक शब्द यहाँ पर यह हुआ है, सभी नहीं, 50% से अधिक राज्यों की सहमति होना अनिवार्य है। ठीक है, इसी कारण दोनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। उसके बाद है 2012 का क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालता है। तो देखिए, डीपीएसपी में क्या कहते हैं, शिक्षा का प्रावधान किया गया आर्टिकल 43 में। ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय में प्राइमरी स्कूल वापस स्थापित किए गए। 5वीं सूची 6वीं सूची में SC/ST की जो क्या कहते हैं, जो बच्चे हो गए उनको उनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, इसके लिए कहा गया है। 7वीं सूची जो शिक्षा का विषय है वह राज्य सूची का विषय है, इसी कारण ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये सारे ऑप्शन इसके हैं। अब देखिए, आज हमारा वीडियो लगभग आधे घंटे का बन गया है, तो देखिए पार्ट 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। आशा है कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। आपसे अपेक्षा है, आपसे गुंजाइश है कि आप पार्ट 2 में भी बने रहिए। हम वहाँ पर 2010 से 1955 तक के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा इंस्टीट्यूट पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।